मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाइयों बहनों को अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलो बच्चों, जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दो ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके, ताकि समय से वो भी लोग जुड़ सकें और पढ़ सकें। आज का जो सेशन है भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वार्तालाप करेंगे, जानेंगे, तर्क करेंगे और समझेंगे। आज भाषा के ऊपर आज का सेशन है भाषा। आज भाषा के ऊपर सेशन करेंगे और सेशन की तरफ जाने से पहले दो लाइनें लेकर के आया हूँ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ झुका नहीं सकती। तो आइए चलते हैं भाषा के ऊपर। भाषा जो है, भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा जो है एक विचार विनिमय का एक साधन है जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। धातु का क्या अर्थ होता है? धातु का मतलब होता है किसी काम या कार्य का किया जाना या होना पाया जाना, उसी को हम धातु कह देते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। भाष का क्या अर्थ होता है? भाष का अर्थ होता है व्यक्त करना, बोलना या कहना। भाष का होता है मतलब व्यक्त करना, बोलना या कहना। भाष्यते इति भाषा। भाष्यते इति भाषा। व्यक्त वाणी को अर्थात व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कहा कि बच्चों जो है कल रिवाइज करके आना, रिवीजन करके आना, पढ़ के आना। तुमने कहा ठीक है सर, ठीक है गुरुजी, कल हम पढ़ के आएंगे। तो हमारे और आपके बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का विनिमय हुआ। यही क्या हो गई? भाषा हो गई। भाष व्यक्ता या वाची। भाष व्यक्ता या वाची। भाष व्यक्ता या वाची। अर्थात इसका मतलब आप लोग समझ लो, ऐसे समझो कि बिना भाषा के समाज और बिना समाज के भाषा की कल्पना करना पूर्णतः निरर्थक मानी जाती है। ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ भाषा और एक तरफ समाज। एक तरफ भाषा, सॉरी दोस्तों खांसी आ रही है। एक तरफ भाषा और एक तरफ समाज। मान लो यहां कर लेते हैं, एक तरफ भाषा और ये दूसरी तरफ समाज। मान लो कि ये भाषा ना रहे, मान लीजिए ये भाषा ना रहे, तो क्या ये समाज का कोई मतलब है? भाषा नहीं रहेगी तो समाज का कोई मतलब है? समाज का कोई मतलब नहीं। समाज एक जानवर के समान है। समाज क्या है? एक जानवर के समान है। भाषा नहीं रहने की वजह से, अब कैसे जानवर के समान है भाई? भाषा नहीं रहेगी, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, विचारों का विनिमय नहीं होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे जहां हो, जो हो, किसी भी क्षेत्रों में विचार विमर्श कर ही नहीं पाएगा। विचार विमर्श नहीं कर पाएगा अर्थात गूंगे के समान हो जाएगा। गूंगे के समान का मतलब एक जानवर के समान हो जाएगा। भाषा नहीं रहने की वजह से। अगला, अब समाज, पहला ये हो गया। दूसरा अब समाज। देखो, समाज रहे और भाषा ना रहे। मान लो समाज मतलब 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग रहें, 140 करोड़ लोग
हैं और भाषा ही ना हो, क्या समाज का कोई मतलब है? समाज का भी कोई मतलब नहीं है। समाज रहे भाषा नहीं रहे, समाज रहे और जो है भाषा नहीं रहे तो समाज का कोई मतलब नहीं, और भाषा रहे समाज नहीं रहे तो फिर भाषा का कोई मतलब नहीं। यूं कह लिया जाए कि ये एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना एक अधूरा है। जिस प्रकार से एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, प्राण की आवश्यकता होती है, आत्मा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य को, एक प्राणी को समाज में खड़ा होने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इतना महत्व है भाषा का। भाषा नहीं होने की वजह से समाज जो है एक जानवर के समान हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग एक जानवर के समान हो जाएंगे। तो इतना महत्व है भाषा का। चलो, इसको जो भी लिखना चाहता है लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पेन और कॉपी लेके बैठना, लिखते चलना प्रॉपर, मजाक बिल्कुल मत करना। एक क्वेश्चन और यहाँ लिख लो। चलो, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले। चलो ठीक है, अगले पर आते हैं। अगले पर आते हैं। भाषा की, देखो, भाषा के दो मुख्य भेद हो जाते हैं। भाषा के मुख्य दो भेद हो जाते हैं। अगर कुल पूछ दे तो कुल 3 हो जाते हैं। ऐसा लिख लो, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये भी है, पूछा ही जाता है। मुख्य भेद भाषा के वो 2 हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है मौखिक और दूसरा जो है लिखित। लिखित अगर कुल पूछ दे तब यहाँ पर ये 3 हो जाते हैं। तीसरा हो जाता है सांकेतिक। मुख्य पूछेगा, वैसे भाषा पूछेगा तो फिर दो भाषा है, कुल पूछेगा तो 3 हो जाती है। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक क्या है? मौखिक भाषा वो है जो मुख से बोलकर एक दूसरे के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, वही मौखिक है। जैसे हमने कहा कि बच्चों आज जो पढ़ाया गया है कल उसका रिवाइज करके आना। आपने कहा ठीक है सर, कल इसका हम रिवाइज करके आएंगे। आपका और हमारे बीच में विचारों का विनिमय हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, यही क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। दूसरा जो है लिखित पे आते हैं। लिखित भाषा का मतलब होता है लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना। ऐसे समझो, कुछ समय पहले कम्युनिकेशन, ये मोबाइल फोन के साधन नहीं थे, तो लोग पत्रों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते थे। जैसे यहाँ से किसी ने लिखा कि भैया जो है शिल्पा की मम्मी 50,000, यहाँ से किसी की पत्नी लिखती है कि जो है बबलू के पापा 50,000 रुपये जो है इस तारीख तक हमें लगा देना। वो उधर से पत्र भेजते हैं, हाँ ठीक है जो है इस तारीख तक हम भेज देंगे। तो विचारों का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता था। तो ये लिखित भाषा हो गई। तीसरा आ जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है इशारा। इशारों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे अगर हमें प्यास लगी तो हम पानी का इशारा करेंगे, भूख लगती है तो खाने का इशारा करते हैं। तो इशारों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही सांकेतिक भाषा हो जाती है। भाषा की प्रथम इकाई जो है, भाषा की प्रथम इकाई वर्ण अथवा अक्षर है। वर्ण अथवा अक्षर। भाषा की प्रथम इकाई वर्ण अथवा अक्षर है। पेन और कॉपी बैठना, साथ साथ लिखते चलना, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जो है इसके बाद हम चर्चा करेंगे भाषा का गठन। इसके बाद से हम चर्चा कर लेते हैं भाषा का गठन। भाषा का गठन, देखो भाषा का गठन जो है 1953 में होता है। भाषा का गठन 1953 में होता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 3 साल के बाद से जो है पुनर्गठन हो जाता है। 3 साल के बाद पुनर्गठन हो जाता है 1956 में। 1956 में पुनर्गठन हो जाता है, जिसमें यहाँ ऊपर लिख लो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जाते हैं। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। भाषा का गठन कब हुआ? 1953 में हो जाता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। 3 साल के बाद से पुनर्गठन हो जाता है और 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए जाते हैं। अगला जो है राजभाषा आयोग का गठन। अगला जो है राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का गठन। देखो, राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 को होता है। 7 जून 1955 को होता है और प्रतिवेदन जो है इसका हो जाता है 31 जुलाई 1956। 31 जुलाई 1956 को हो जाता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता बीजी खैर करते हैं। जिसके अध्यक्ष जो है बीजी खैर हो जाते हैं। नोट करते रहिए, नोट करते रहेंगे तो रिवाइज करने में आसानी होगी। और जो ये बताया जा रहा है यहाँ से एग्जाम की दृष्टिकोण से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बनते ही और आते ही आते हैं। ये सब भाषा का गठन और राजभाषा आयोग का गठन, ये हर एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग नोट्स को बनाते चले, लिखते चले, ताकि रिवाइज करने में एग्जाम के टाइम में आसानी हो। चलिए अगले पर आते हैं। अगला जो है महत्वपूर्ण तथ्य करके एक हेडिंग डाल लो। महत्वपूर्ण तथ्य करके एक हेडिंग डाल लो। आज हम जिसमें सीख जाते हैं राजभाषा, दूसरा हो गया राष्ट्रभाषा, और तीसरा हो गया मातृभाषा, और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा। चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इन चारों के ऊपर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर इनमें क्या अंतर है। तो इनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, इनको नोट कर लो, नहीं तो जगह कम बचेगी। उसके बाद से फिर हम सबसे पहले हम राजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर राष्ट्रभाषा, फिर मातृभाषा, और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है राजभाषा करते हैं, मिटा देते हैं। इसमें पहला उतार देते हैं राजभाषा। राजभाषा का मतलब, देखो, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। राजभाषा की भाषा मतलब सरकारी कार्यालय हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, सरकारी दफ्तरों की भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल करके कामकाज के क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, विद्यालयों के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जिस भाषा का, उसी को क्या कह देते हैं? राजभाषा कह देते हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है।
अच्छा, इस राजभाषा को राजाओं या नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा का भी नाम दिया गया। इसे जो है दरबारी भाषा का भी नाम दिया गया। राजकाज की भाषा है, क्या है? राजकाज की भाषा। राजकाज अर्थात शासन, वो स्कूल, विद्यालयों, दफ्तरों की भाषा है, चलाने की भाषा है। तो इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। देखो, हिंदी का इस्तेमाल लगभग इस भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 43 से 44% लोग हिंदी बोलते थे 2011 में। लेकिन आज अगर रेशियो मिलाया जाए तो 55 से 60% लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं। 55 से 60% लोग, मतलब 60 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं भारत देश में। बहुमत के आधार पर देखो तो सरकार बनाई जा रही है, लेकिन हिंदी की बोलने वाली संख्याओं के आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। ये चिंतनीय विषय है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। चलिए ठीक है, अगला जो है राष्ट्रभाषा के ऊपर दूसरा जो है राष्ट्रभाषा आ जाता है। राष्ट्रभाषा मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा है, जिस भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वही राष्ट्रभाषा है। हमें लगता है कि भारत देश के अंदर हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, अंग्रेजी का भी होता है, लेकिन बोलने वालों की संख्या इस भारत देश के अंतर्गत 55 से 60% है। फिर भी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। तो अर्थात यूँ कह लीजिए कि सबसे ज्यादा लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह लेते हैं। पढ़ी लिखी जाने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अगला आता है, मिटा देते हैं इसको, अगला जो है मातृभाषा आ जाता है। अगला जो है मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है माता के द्वारा सिखाई गई भाषा। माता के द्वारा सिखाई गई भाषा, वही क्या है? मातृभाषा है। मातृ का मतलब माता, यानी माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कह देते हैं? मातृभाषा कह देते हैं। और हिंदी को भावनात्मक रूप से हम मातृभाषा कह सकते हैं। हिंदी को भावनात्मक रूप से जो है मातृभाषा कह सकते हैं। भावनात्मक रूप से हिंदी को मातृभाषा कह सकते हैं। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व पोर्टल पर, विश्व के लेवल पर अनेक देशों के द्वारा एक भाषा का संचार, एक भाषा का विचार विनिमय बनाया गया ताकि लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाए। देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लो इंग्लैंड की भाषा जो है अंग्रेजी है, पाकिस्तान की उर्दू है, भारत की हिंदी है, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत चलती है, चीन का चीनी है। तो सब अपने अपने देश की अगर भाषाओं में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो सब देश के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो विश्व पोर्टल पर जो है एक समूह में बैठने के लिए जो है एक अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ताकि उस भाषा से अपने विचारों का आदान प्रदान हो सके। इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी को जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये अंतर है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा।
अगले पर आते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में भारत में 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है, जिसमें पहला आ जाता है भारूपी। पहला जो है भारूपी, दूसरा जो है द्रविड़, तीसरा जो है ऑस्ट्रिक, और चौथा जो है चीनी तिब्बती। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ चौथा जो है चीनी तिब्बती। भारूपी, देखिए भारूपी भाषा परिवार जो है विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंदर जो है हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश, डच, जर्मन और आदि भाषाएं इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि 73% बोली जाती है। 73% बोली जाती है। द्रविड़ जो है साउथ में बोली जाती है, दक्षिण भारत में, जिसमें आ जाती है तमिल आ जाती है, मलयालम आ जाती है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और आदि भाषाएं इसमें जो है आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। ऑस्ट्री जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा है, जिसमें जो है संथाली आ जाती है और एक जो है मुंडारी आ जाती है। मुंडारी ये पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है। चीनी तिब्बती में जो है चीन की भाषा चलती है। मंदारिन कह लो, मंदारिन या चीनी, और तिब्बती का जो है बर्मी। एक बार की बात जो है, चीन में एक महान दार्शनिक हुआ, कन्फ्यूशियस। आओ थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। चीन का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस। चीन का एक महान दार्शनिक, विचारक, शिक्षक। एक बार की बात है, चीन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो है लड़खड़ाने लगी। वहां पर कुछ शासकों ने चीन के प्रति शोषण करने लगे। उस समय चीन की हालत बहुत खराब थी, विकट परिस्थिति में चीन था। उस समय अपने विचारों से कन्फ्यूशियस ने लोगों को जागरूक किया, लोगों को एकत्र किया, संप्रभुता, अखंडता, एकता, एकत्व के भाव से लोगों को जोड़ा, जागरूक किया और इसके नियमों को संविधान में निर्मित किया गया और उसके नियम पर उस देश चला। और आज जो है चीन की, कन्फ्यूशियस ने शिक्षा की दिशा से चीन को एक दशा दे दी। चीन को आगे बढ़ाने में, चीन को आगे ले जाने में, चीन को गौरवान्वित करने में कन्फ्यूशियस का अहम भूमिका है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक चीन राष्ट्र को गौरवान्वित करने में, आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका रही। चीन देश को आगे ले जाने में, चीन देश की संस्कृति को बढ़ाने में, गौरवान्वित करने में इसकी जो है कन्फ्यूशियस की अहम भूमिका रही। तो दोस्तों जो है आज की क्लास जो है इतना ही। जो भी कन्फ्यूशियस के बारे में टूटा फूटा था जानकारी हमने आपको बता दिया। तो एक शिक्षक ही, कहने का तात्पर्य है, ज्ञान ही देश को आगे बढ़ा सकता है, ज्ञान ही देश को गौरवान्वित कर सकता है, ज्ञान ही, शिक्षा से ही भारत देश की दिशा बदली जा सकती है। शिक्षा की दिशा से भारत देश को एक दशा दी जा सकती है। उस समय जो है कन्फ्यूशियस अपनी विचारों की दिशा से चीन को एक दशा दिया, ताकि आज जो है चीन फलता फूल रहा है। आप देखा ही रहे हो, चीन के बारे में आप लोग को पता ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर जो है आज की क्लास इतना ही। कल जो है हम वर्णमाला के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है एंजॉय करते रहिए, खाते पीते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने कार्य के प्रति निरंतरता और धैर्य को बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, हंसते रहिए। तो दोस्तों बस इतना ही आज की क्लास, हम विदा लेते हैं। जय हिंद।